नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 40वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम सूर्यवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत हमने बाबर को समझने का प्रयास किया। इसके बाद इसके पुत्र हुमायूं को समझा। आज हम शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके जो युद्ध हुए वह हुमायूं के साथ हुए एवं हुमायूं को पराजित कर कर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसे सूरी साम्राज्य कहा जाता है या सूर्यवंश कहा जाता है। आज के व्याख्यान में हम सूर्यवंश के अंतर्गत शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी के जो विजय अभियान रहे, इनके द्वारा जो युद्ध किए गए, उनका भी अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी से जुड़े तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। जो भी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। सूर्यवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी द्वारा की गई। शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद था, हम देखते हैं कि 1540 ईस्वी में जब इन्होंने हुमायूं के लिए पराजित किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसे सूरी साम्राज्य के नाम से जाना गया। इस साम्राज्य पर दो शासकों का अधिकार रहा, एक सिकंदर सूरी और दूसरे थे इसके संस्थापक शेर शाह सूरी। इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। हम देख सकते हैं कि जो 1540 में इसने युद्ध किया, 1772 में काफ़ी इसकी जो उम्र रही होगी वह लगभग हुमायूं के पिता जितनी ही रही होगी। और देखते हैं कि इसका जो जन्म है वह पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। पिता का नाम हसन खां था और यह जौनपुर के सूबेदार हुआ करते थे। शेर शाह सूरी अपने पिता की मृत्यु होने के पश्चात जौनपुर का सूबेदार बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी जो अनुकंपा नियुक्ति होती है वह सूबेदार के पद पर होती है, जो कि इनके पिता के द्वारा इन्हें विरासत में मिला हुआ था। शेर शाह सूरी की प्रतिभा से प्रभावित होकर दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के साथ कार्य करने के लिए बुलाया गया। बहुत ही पराक्रमी होने के कारण और अच्छा सैन्य कौशल होने के कारण शेर शाह सूरी जाने जाते थे। अतः इनकी वीरता को देखते हुए जो दक्षिण बिहार प्रांत में जो सूबेदार हुआ करते थे बहार खां लोहानी, इनके साथ कार्य करने के लिए इनको बुलाया गया। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर शाह की उपाधि दी। जब फरीद इनके पास जाते हैं, इनके लिए जब बुलाया जाता है, तो जो बहार खां लोहानी है इनके कार्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें शेर शाह की उपाधि देते हैं। कुछ समय पश्चात बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है और शेर शाह सूरी बहार खां की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा दद्दू बेगम से विवाह कर लेते हैं तथा बहार खां लोहानी संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी के पास एक राज्य था और सेना थी और इस पर इनका आधिपत्य था। अतः अब बहार खां लोहानी का जो राज्य था उस पर शेर शाह सूरी का अधिकार था। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उसके पास सारी राज्य की सुविधाएं मौजूद हो गई थीं और वह दूसरे राजा से युद्ध लड़ने के लायक हो चुका था। आइए जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह, जो कि इनका नाम फरीद था, यह बहुत ही कुशल सेना नायक थे एवं इनकी कुशलता को देखते हुए बहार खां लोहानी ने अपने साथ कार्य करने के लिए इन्हें बुलाया था। जब यह शेर शाह सूरी बहार खां लोहानी के साथ जाते हैं तो एक बार जंगल में यह इनके सामने शेर आ जाता है और शेर को देखकर जो कि बहार खां लोहानी हैं वह घबरा जाते हैं और शेर शाह अपने साहस का परिचय देते हुए उस शेर से भिड़ जाते हैं और खेल ही खेल में उसे मार देते हैं। इस प्रकार की वीरता को देखकर बहार खां लोहानी बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि तू आज से मेरा भाई है और तूने मेरी जान बचाई है, तो उसके लिए अच्छा पद देते हैं और अपना मित्रतावत व्यवहार करते हुए घर पर ले जाते हैं। घर पर ले जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम रोज़ अपने सुहाग की पूजा करती हो, आज देखो इसने तुम्हारे सुहाग के लिए बचाया है और
इस प्रकार की जो तारीफ है घर पर जाकर वह करते हैं। तारीफ को देखकर जो दद्दू बेगम है वह प्रसन्न हो जाती हैं और अपने जो देवर होते हैं शेरशाह सूरी उनके साथ बहुत ही लाड़ प्यार से रहने लगते हैं। और इस प्रकार जब इनकी मृत्यु हो जाती है बहार खां लोहानी की, तो इनकी जो पत्नी है उसी प्रेम का नतीजा होता है कि वह फिर इनसे विवाह कर लेती हैं और विवाह करने के उपरांत जो भी बहार खां लोहानी के पास राज्य था वह राज्य शेरशाह सूरी को विरासत में प्राप्त हो जाता है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। हम देखते हैं कि 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी जिसके बचपन का नाम फरीद हुआ करता था, इसका जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में हुआ। पिता का नाम हसन खां था जो कि जौनपुर के सूबेदार थे। सूबेदार होने के कारण यह जब इनकी मृत्यु होती है तो यह जो इनका जो सूबेदार का पद है वह विरासत में शेरशाह सूरी को मिल जाता है। हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो भी प्राप्त किया वह विरासत में ही प्राप्त किया। एक तो पहले सूबेदार पद और उसके बाद एक तो बात इसकी कहनी पड़ेगी कि यह बहुत ही कुशल शासक था और कुशलतापूर्वक यह सेना का वर्चस्व भी इसके पास था। इस प्रकार के जो इसका पराक्रम था उसको देखते हुए जौनपुर के सूबेदार पद इसने संभाला और इसी पद को संभालते हुए जो बहार खां लोहानी थे उनके साथ कार्य करने के लिए इसे बुलाया गया। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेरशाह की उपाधि दी। किस प्रकार दी वो हम जान चुके हैं। और कुछ समय पश्चात बहार खां लोहानी की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका जो भी राज्य होता है वह इसको विरासत में मिल जाता है और विरासत में मिलती है इनकी पत्नी जिनका नाम होता है दद्दू बेगम। उनसे विवाह कर यह संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लेता है। आइए जान लेते हैं शेरशाह सूरी के विजय अभियान के बारे में। जैसा कि हम पहले हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके जो भी डिस्प्यूट हैं जितने भी युद्ध हुए वह हुमायूं के साथ ही हुए। जिस प्रकार के युद्ध हैं उसी प्रकार के युद्ध शेरशाह सूरी के समय में हुए थे, तो वही उन्हीं युद्धों का वर्णन है। आप आधे से ज़्यादा जानकारी आप जो कि हुमायूं से जो भी युद्ध हुए उनके बारे में जान चुके हैं और एक बार इसका रिवीजन करते हैं और साथ ही इन युद्धों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम चौसा का युद्ध। हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 26 जनवरी 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया गया। इस युद्ध में हमने देखा कि जो हुमायूं है उससे जान बचाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए शेरशाह सूरी से घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है और वहाँ पर जो निजामुद्दीन नाम का व्यक्ति है इनके लिए हुमायूं को बचा लेता है और हुमायूं पुनः आकर जो मुगल साम्राज्य है उसकी गद्दी संभालते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ वह असफल रहा। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 26 जनवरी 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हो उसमें जब यह शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है तो इस युद्ध में यह पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिलग्राम का युद्ध। हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 27 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो जाता है एवं शेरशाह सूरी ने उसके संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी बंगाल के शासक मुसरत खां को युद्ध में पराजित करता है तथा हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। शेरशाह सूरी ने रायसेन के जो पूरणमल थे उनको युद्ध में पराजित किया। यह वजह उसके चरित्र पर काला धब्बा थी। हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं को पराजित करते हैं इसका कारण यह होता है कि जो हुमायूं थे उनकी एज बहुत कम थी और सैन्य कौशल इनमें अधिक होने के कारण शेरशाह सूरी उसको पराजित कर देते हैं। अतः जब दिल्ली पर इनका अधिकार होता है तो इनके कॉलर ऊपर हो जाती है और ये अपने आप में बहुत ही महान एवं पराक्रमशाली शासक मानने लगते हैं खुद के लिए। जब यह रायसेन के राजा पूरणमल के साथ युद्ध करते हैं तो इस युद्ध में यह पराजित हो जाते हैं और जो पराजित होने के बाद
जो इनकी छवि धूमिल होती है तो उससे इनके चरित्र पर काला धब्बा कहा जाता है इस युद्ध के लिए जो भी यह युद्ध रायसेन के साथ करते हैं। इसके अलावा अब शेरशाह सूरी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और भी नीति अपनाते हैं। इस नीति के चलते यह अपने आप में यह मान चुके थे कि दिल्ली इन्होंने जीत ली तो इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अतः यह भारत के किसी भी क्षेत्र को आसानी से जीत सकते हैं, जो कि लाजमी भी था क्योंकि जो बाबर द्वारा युद्ध की गए 4 युद्ध बहुत ही बड़े और महान युद्ध, जिन युद्धों में चारों युद्धों में उसकी विजय हुई। ऐसे मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना हो चुकी थी और एक बड़े स्तर पर उसकी पहुंच हो चुकी थी, ऐसे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ना और युद्ध में विजय हासिल करना एक छोटी बात नहीं होती है। इस प्रकार यह अपनी कुशलता में कोई भी कमी नहीं समझ रहे थे। अब हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने जो मेवाड़ के राजा हैं मालदेव उन पर आक्रमण किया, क्योंकि मालदेव पर हुमायूं को शरण देने के लिए आरोप लगा था। जब हुमायूं यहाँ से भागे थे, जो कि दूसरा युद्ध हुआ बेलग्राम का युद्ध, इस युद्ध से भागने के बाद इनको पता लगा कि जो मालदेव हैं मेवाड़ के राजा हैं, इन्होंने इसके लिए संरक्षण दिया है हुमायूं के लिए, अतः इससे यह गुस्सा कर या जो क्रोधित होकर यह मेवाड़ की ओर युद्ध छेड़ देते हैं। और इस अवसर पर शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत का साम्राज्य खोने वाला था। स्टोरी ये थी कि शेरशाह सूरी जब मालदेव पर आक्रमण करते हैं तो जो राजपूती शान होती है, राजपूती सेना होती है, इनको पराजित करने के लिए जब यह जाते हैं तो राजपूती सेना द्वारा इनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है और बहुत ही विकट परिस्थितियों में इनको उस युद्ध से मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। अतः जब यह जान बचाकर वहाँ से भाग के आते हैं तो यह बोलते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरे भारत का साम्राज्य खोने वाला था। शेरशाह सूरी का जो अंतिम विजय था वह था कालिंजर का किला। कालिंजर के किले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है, अतः आपको दक्षिण में जो भी युद्ध करने हैं तो कालिंजर के किले से होकर गुजरना होता था। अतः शेरशाह सूरी जो अपना अंतिम विजय अभियान चलाता है वह कालिंजर के किले पर चलाता है। इस समय यह शासक यहाँ का जो शासक था वह तीरथ सिंह हुआ करता था। तीरथ सिंह के विरुद्ध इसका जो युद्ध होता है, इस युद्ध में यह विजय हासिल करता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है वह उसकी ऐसी होती है कि जो स्टोरी होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि शेरशाह सूरी जब तीरथ सिंह से युद्ध करता है तो उसके युद्ध में पराजित कर देता है। पराजित करने के उपरांत जब यह किले में अपनी जो जीत है उसका जश्न मना रहा था और हथगोले को दीवार पर फेंक रहा था, बार बार हथगोले से दीवारों पर वो प्रहार कर रहा था जश्न मनाते हुए, तो जो एक हथगोला होता है वह उसके हाथ में ही फट जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको सफलता मिले आप थोड़ा शांत रहिए और इसकी खुशी में ऐसा कुछ मत कीजिए कि इस प्रकार की समस्याएं पैदा हों कि आपने जो उपलब्धि हासिल की है वह आपके हाथ से चली जाए। कुछ समय पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें एक IAS अधिकारी जिसका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद वह एक पार्टी बनाता है। पार्टी में वो क्या करता है कि अपने दोस्तों से पार्टी बनाने के बाद वह शराब की नशे में बाइक चलाता है और उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे उसको बहुत ही क्षति पहुंचती है और मरने जैसी कंडीशन में हॉस्पिटल तक जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार की गलतियां आप पेशेंस रखिए, चाहे खुशी हो, चाहे कोई दुख हो, चाहे कोई टेंशन हो, आपको इस प्रकार के कार्य नहीं करना है। अपना ध्यान केंद्रित। आइए इस PPT का रिवीजन करते हैं। शेरशाह सूरी के विजय अभियान, पहला अभियान इसका चौसा का युद्ध था। उस युद्ध अभियान में जो कि 26 जनवरी 1539 ईस्वी में हुआ, इस युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं को पराजित करने के उपरांत हुमायूं जो अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद जाते हैं और वहां से निजामुद्दीन नामक व्यक्ति जो कि इनको बचा लेता है, एक दिन के लिए वह राजा बनता है और जब यह पर बचकर जब अपने राज्य में आते हैं तो दिल्ली के सिंहासन पर पुनः बैठ जाते हैं और जिससे यह आक्रोशित होकर युद्ध हराने के बाद भी
यह दिल्ली का साम्राज्य वह जीत नहीं पाता, तो यह दूसरा युद्ध लड़ता है और जो कहलाता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध में, जो कि 27 मई 1540 ईस्वी में होता है, जो कि एक वर्ष बाद ही यह इसके द्वारा किया जाता है। बिलग्राम के युद्ध में यह पूरी तरह हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी की अन्य 2 घटनाएं हैं। इन घटना में एक है जो बंगाल के शासक हैं मुर्शद खां, उनको युद्ध में पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण करता है। दूसरी घटना, इसमें हम देखते हैं कि रायसेन के जो पूर्णमल होते हैं वह इसको युद्ध में पराजित कर देते हैं। दिल्ली पर जीत हासिल करने के बाद यह बहुत ही अपने आप में पराक्रमी महसूस करता है और जो कॉलर ऊपर हो जाते हैं, इस कॉलर को ऊपर करते हुए यह रायसेन की ओर बढ़ता है और पूरनमल से जब युद्ध लड़ता है तो यह वहाँ से पराजित हो जाता है। और जो इसकी जो पहली बेइज्जती हुई थी, पहला जो युद्ध इसने पहले युद्ध में इसको जो पराजय मिली थी, वह इसके लिए इसके चरित्र पर काला धब्बा थी। इसके बाद यह फिर भी नहीं मानता और मालदेव से आक्रमण करता है। मालदेव से जब यह आक्रमण करता है तो मालदेव की जो सेना होती है वह इसको दौड़ा दौड़ा कर मारती है और यह जब वहाँ से बच के वापस निकलता है अपने क्षेत्र में आकर यह बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत का साम्राज्य खोने वाला था। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय कालिंजर के युद्ध में होती है। जो कालिंजर का किला होता है उस पर विजय हासिल करने के लिए जाता है। तीरथ सह के लिए तो यह पराजित कर देता है एवं कालिंजर के किले पर यह अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के उपरांत यह इतना उत्साहित हो जाता है और उत्साह के चलते जो हथगोले हैं उनसे खेलने लगता है। खेलते खेलते एक हथगोला इसके हाथ में फट जाता है और जिसके फटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। शेर शाह के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही उपयोगी हैं, परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम झील के मध्य है। एक बहुत ही सुंदर सासाराम झील जिसके बीच में इसका मकबरा बना हुआ है, इसकी पिक भी हम आपको दिखाएंगे। शेर शाह सूरी ने भूमि को नापने के लिए जरी बनवाई थी। जरी क्या कहलाती है? जैसे आज का जो टेप होता है जिससे हम लंबाई चौड़ाई न मापते हैं, उसी प्रकार की इसने जरी बनवाई थी। वह जरी सन की हुआ करती थी। सन का एक पेड़ होता है या उसको छाल का है, उसकी यह हुआ करती थी। शेर शाह सूरी पाकिस्तान के अटक से लेकर कलकत्ता के सोनार तक एक रोड बनवाई हुई थी। बहुत ही प्रमुख रोड है जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। निर्माण करवाया था कहाँ से? शेर शाह सूरी ने पाकिस्तान के अटक से लेकर, पाकिस्तान का अटक से लेकर कोलकाता के सोनार गांव तक इसने एक सड़क का निर्माण करवाया था। इस सड़क का नाम सड़क ए आजम हुआ करता था। बाद में जब डलहौजी भारत आए तो डलहौजी के द्वारा इसे पक्का करवाया गया और इसका नाम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? कई लोग इसका उत्तर डलहौजी के द्वारा बनवाई गई थी लगाते हैं, जबकि यह पूर्णतः गलत है। इसका उत्तर है कि यह जो रोड है वह शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी और इसको पक्का किसके द्वारा करवाया गया था? जो कि अंग्रेजी गवर्नर थे, डलहौजी के द्वारा इसके लिए पक्का करवाया गया था। अब देख सकते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई हुई रोड वर्तमान में कौन सा नंबर का रोड है? तो इसमें NH1 व NH2 दोनों संयुक्त रूप से जीटी रोड के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब एग्जामिनर के लिए बहुत ही कठिन प्रश्न पूछने होंगे तो वो चारों ऑप्शन ऐसे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा भी दे सकते हैं आपको कि इसमें जो जीटी ट्रंक रोड है इसमें कौन कौन सी नंबर शामिल हैं। एक ऑप्शन होगा आपका NH1 NH2, तीसरा होगा आपका कोई भी नहीं और चौथा होगा इनमें से ये दोनों। तो आपको ये दोनों लगाने हैं और जिस प्रकार का भी प्रश्न आता है आपकी जो बुद्धि है उसका प्रयोग कीजिए और उत्तर लगाइए। शेर शाह सूरी ने भूमि पर किसानों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काबूलियत पट्टा प्रथा, हम आज जो पट्टे प्रथा की देखते हैं कि पट्टा दिया जाता है, उस प्रथा की शुरुआत किसने करवाई थी? शेर शाह सूरी ने। भूमि पर किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पट्टे देने की प्रथा इसके द्वारा करवाई गई थी। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगर जो कि अव्यवस्थित हो चुका था, टूट चुका था, उसको पुनः से बसाया और उसका नाम पटना रखा। प्रश्न पूछ लिया जाता है
पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो पटना नाम रखा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह सूरी के समय डाक टार का प्रचलन हुआ करता था। पद्मावती के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के राजदरबारी कवि हुआ करते थे। अब खिलजी वंश के बारे में हमने जानकारी ली थी, खिलजी वंश जो कि बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अब हम दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, और मुग़ल साम्राज्य में हमने मुग़ल साम्राज्य के बीच में ही जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था, तब यह शेरशाह सूरी आते हैं, और शेरशाह सूरी के जो राज दरबारी कवि होते हैं वो होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा समाज में जो भी कहानियाँ थी, उन कहानियों को गढ़ते हुए कुछ लोक कथाओं को मिलाकर इनके द्वारा एक जो पद्मावत ग्रंथ है, जो पद्मावत रचना है, इसकी की गई थी, जिसका नाम पद्मावती जो कि महारानी थी, और राजा माफ़ी चाहता हूँ रतन सिंह जो पद्मावती हैं और उनके पति जो राजा रतन सिंह थे, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया हुआ है। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता एवं रानी पद्मिनी के द्वारा जो साथ में इनकी जो राज्य की महिलाएं थी, उन्होंने जो जौहर किया, उसकी गौरव गाथा भी इसी पद्मावती ग्रंथ में दी हुई है, जिसे चिंगारी के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी के समय चांदी का रुपया 178 ग्रेन का हुआ करता था एवं दाम 380 ग्रेन का हुआ करता था। 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। आदिल शाह सूरी जो कि इसका जो शासक हुआ इस वंश का, इसको नृत्य संगीत में बहुत निपुण हुआ करता था। इसका सेनापति जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यह अकबर के सेनापति बैरम खां से पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में पराजित हो गया, जिसे हम राजा हेमू जो कि हिंदू राजा था इसके नाम से जानते हैं, वह आदिल शाह का सेनापति हुआ करता था। जिसका जो युद्ध है वह हेमू जो अकबर के साथ युद्ध करता है, वह पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें अकबर की जीत होती है, जिसके जो सेनापति था बैरम खां, इसके नेतृत्व में, इसके जो सेना नायक के नेतृत्व में यह विजय हासिल होती है। आइए इन तथ्यों का एक बार रिवीजन करते हैं और इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा आपको याद रखना है कि यह सासाराम झील के मध्य है। शेरशाह सूरी ने मापने के लिए जरी बनवाई थी, जो भी भूमि का जो भी टुकड़े हुआ करते थे, भूमि की नपाई के लिए इसने जो जरी बनवाई थी वह सन की हुआ करती थी। शेरशाह सूरी ने पाकिस्तान के अटक से लेकर सोनार गांव तक एक सड़क का निर्माण करवाया था। इस सड़क का नाम सड़क ए आजम हुआ करता था। बाद में डलहौजी ने इसे पक्का करवाया तथा नया नाम दिया, जिसे जीटी रोड या जीटी ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान का NH1 व NH2 संयुक्त रूप से जीटी रोड के अंतर्गत आता है। शेरशाह सूरी ने भूमि पर किसानों को सुनिश्चित करने के लिए काबूलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगर पुनः बसाया, जिसे पटना नाम दिया। शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का रुपया एवं तांबे के दाम चलवाए गए थे। इसके द्वारा डाक तार व्यवस्था का प्रचलन करवाया गया था। पद्मावती के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के राजदरबारी कवि हुआ करते थे। शेरशाह सूरी के समय चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का होता था और दाम जो कि 380 ग्रेन का हुआ करता था। 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार इसकी मृत्यु होती है उसके बारे में हम अध्ययन कर ही चुके हैं। आइए देखते हैं शेरशाह सूरी के मकबरे को, जो कि सासाराम झील के मध्य में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। इसमें आप इंडो इस्लामिक कल्चर को देख सकते हैं, जिसमें भारतीय जो राजपूती कला एवं इस्लामिक कला का जो मेल है वह दिखाई देता है। बहुत से यात्री यहाँ विजिट करते हैं, आप चाहें तो घूम सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको यह जो मेरा छोटा सा प्रयास है वह समझ आया होगा। यदि आपको यह जानकारी बहुत सही लगती है, सटीक लगती है, आपको लगता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से यह ज़रूरी है, तो आप ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो बड़े बड़े संस्थानों में फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं। उनके लिए भी मैं यह प्रयास कर रहा हूं, ताकि अध्ययन करने में जो मुश्किलें मुझे या मेरे जैसे छात्रों को हुई हैं वह आगे ना हो। इसलिए आप इसका जो थोड़ा सा ध्यान रखें और प्रयास कीजिए। बाकी आप खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।